बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। सिवाय शाम के पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रहे थे, जो इन पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को खटकती थी और इनके एजेंट इन ममालिक में अपना एतमाद जमा कर और अक्सर धमका कर इन ममालिक के फरमा रवाओं को पाकिस्तान की मदद ख़त्म करने पर मजबूर करते रहते थे। इनका असर और रसूख इन ममालिक के हुक्मरानों पर इस कदर बढ़ चुका था कि ना चाहते हुए भी वो इन एजेंटों की बातों को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते थे। इसकी एक वाज़ह मिसाल पाकिस्तान की सूरत हाल है। हमारा वाहिद कसूर ये है कि हमने तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह अमेरिका और मगरबी ममालिक से अपनी मुल्की तरक्की के लिए कर्ज लिया, जिसे हमारे नाअहल और गासिब हुक्मरान हड़प कर गए और पाकिस्तान की सारी तरक्की इस्लामाबाद में सदारती महल, वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट के पुरशकू इमारतों तक ही महदूद रही। मुल्क हर साल कर्जा लेकर मज़ीद मकरूज़ होता रहा और आवाम खुशहाली के सिर्फ ख्वाब ही देखती रह गई। आखिर कहाँ गया ये सब कर्जा? अब मुल्क मकरूज़, आवाम महंगाई की चक्की में पिसते हुए आखिरी दमों पर और मुल्क पर हुकूमत वर्ल्ड बैंक और IMF की, जो यहाँ तक हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे चुके हैं कि 18-19 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के तबादले और तरक्की व तनज़ली में भी इनका हुक्म चलता है। कमज़ोर बल्कि ख़त्म करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। हर मुल्क में ये शातिर वहाँ के हालात के पेश नज़र अपनी चालें चलते हैं। सऊदी अरब, ईरान और अबूज़ैबी के हुक्मरानों को इन्हीं शातिरों ने इसराइल और इराक़ के फ़ौजी ताकत से डराकर अपना फरसूदा स्क्रैप असला बेचना शुरू किया। सऊदी अरब, अबूज़ैबी को इसराइल से डराकर अमेरिका ने अपने F-15 लड़ाका जहाज़ दुगने दामों पर फ़रोख्त किए, जबकि इसराइल को इनसे बेहतर जहाज़ F-16 लड़ाका जहाज़ मुफ्त में दे दिए। ईरान को शाह के ज़माने में F-5 फाइटर जहाज़ बेचे, जिन्हें किसी भी माकूल मुल्क के हवाई फ़ौजी कबूल करने पर तैयार नहीं थी। पाकिस्तान को F-16 जहाज़ दिए और जब देखा कि पाकिस्तानी हवाबाज इन जहाज़ों से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं, तो एडवांस में मौसूल करदा रकम और पाकिस्तान के आर्डर करदा मज़ीद F-16 जहाज़ों की तरसील रोक दी। बजाय आलमी अदालत इंसाफ में जाने के, जहाँ से 100% पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला होता है, नवाज शरीफ साहब की जेब गर्म की गई और इन्हें जहाज़ों की देखभाल की मद में एडवांस रकम से मनहा कर 1/4 रकम लौटा दी गई और बकाया रकम अमेरिकी गंदम और अमेरिकी जहाज़ों पर भेजने की मद में रख ली गई। अमेरिका में काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए अमेरिकी हुकूमत फालतू गंदम महंगे दामों खरीद कर समंदर में गर्क कर देती है। अब वही गंदम F-16 लड़ाका जहाज़ों के बदले पाकिस्तान को इतने महंगे दामों लेनी पड़ी, जिसकी तकरीबन निसफ लागत में ऑस्ट्रेलिया से हमें गंदम मिल सकती थी। खुनसा का नुमाइंदा अगली सुबह हमारे मौजूदा पासपोर्ट और नए पासपोर्टों के लिए क्वाइफ और तस्वीरें वगैरह ले गया और ठीक 24 घंटों बाद 3 माह के लिए सऊदी अरब के बिजनेस वीज़ों की मोहरें लगी हुई पासपोर्ट और 3 रोज़ बाद BOAC से रियाज सऊदी अरब के ओके टिकट माँ रिटर्न टिकट के हमें मिल गए। हम सब जाने के लिए बेताब तो थे ही, जल्द छोटी मोटी तैयारियां की और तीसरे रोज़ बिल्कुल अचानक होटल से चेकआउट होकर एयरपोर्ट को रवाना हो गए। खुनसा के नुमाइंदे की 2 कारें हमें हिफाजत के लिए और वो ख़ुद हमें एयरपोर्ट पर अपने सामने इमिग्रेशन और कस्टम के तमाम मराइल से गुजारने के लिए इन गाड़ियों में अपने नायबीन के हमरा मौजूद था। बैंकॉक से बेशतर मैं चंद वजाहतें कायरीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए पेश करना चाहता हूँ।
बैंकॉक में भारतीय सफारतखाने का सेकंड मिलिट्री अटैची मेजर प्रसाद रानी के एक रात की मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ होकर चला गया था। रानी ने अगली सुबह मुझे यही बताया था कि सारी रात के रत जगह के बावजूद मेजर प्रसाद से कोई मालूमात हासिल न कर सकी थी। इसी शाम हमें इत्तला मिली कि मेजर प्रसाद को सुबह दफ्तर में बैठे हुए अचानक खून आलूदा कह आई और मेडिकल एड मिलने से पहले ही वो हलाक हो गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक इसकी मौत जहर ख्वानी से हुई थी। मेरा पहला शक रानी पर था। मेरे कई बार पूछने पर भी रानी ने इसकी मौत से अपनी ज़ाहिर कोई ताल्लुक़, लेकिन मैंने इसका पीछा न छोड़ा। जब मैंने मेजर प्रसाद के होटल आने और अलल सुबह होटल से वापस जाने के दौरान के वाक़यात के तफसील बताने के लिए रानी पर ज़ोर दिया तो वो बिला आखिर फट पड़ी। अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे आपने प्रसाद को दावत देने पर मजबूर किया। रात को इसने जिस दरिंदगी और वहशत से मेरे साथ गैर इंसानी और गैर फितरी सलूक किया, इसके नतीजे में शर्म व गुस्से के बाइस मैंने सुबह ऑरेंज जूस में इसे वो चीज़ मिलाकर पिलाई जो मैंने अपने शौहर के लिए रखी हुई थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। चूँकि मेजर प्रसाद को हमने हलाक नहीं किया था, इसलिए इसकी जहर ख्वानी से मौत को हमने अपने खाते में नहीं डाला। बहरहाल हम रानी की तरफ से मोहतात हो गए और सपना के ख्वाब को सुनने के बाद मैंने अपने और अपने तमाम साथियों के लिए अलहदा खाना बनवाने का इंतज़ाम किया था। इसराइली लड़की माहा ने अपने चर्स और हिरवन के राशन को सऊदी अरब ले जाने की खुद जिम्मेदारी उठा ली थी। बैंकॉक एयरपोर्ट से तो खुनसा के नुमाइंदे की वसातत से बगैर किसी दुश्वारी के कस्टम और चेकिंग वगैरह से साफ निकल गई। रियाज एयरपोर्ट पर भी इसकी मामूल के मुताबिक आम किस्म की चेकिंग हुई। रवानी से अरबी बोलने और खुश शक्ल होने के बायस वहाँ के कस्टम वालों ने भी इससे हंस हंस कर चंद बातें की और गुजर जाने दिया। हमने बैंकॉक एयरपोर्ट पर अपना तमाम मसला खुनसा के नुमाइंदे के सुपुर्द कर दिया था। सिर्फ कैसर ने अपना रामपुरी चाकू और इमरान ने आइनी मुक्का अपने हमरा रखा, जिससे कस्टम वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया। हमारे पासपोर्टों के मुताबिक सपना कैसर की और महा इमरान की बहन ज़ाहिर किया गया था। क्योंकि सऊदी अरब में महरम के बगैर किसी गैर मुल्की औरत का दाखिला ममनू था, हमने वलवलों और जज्बों से लबरेज दिलों के साथ जहाज़ में सवार हुए। जहाज़ पहले कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर उतरा और 1 घंटे बाद वहाँ से परवाज़ करके 8 घंटों बाद कराची लैंड कर गया। कराची में 2.5 घंटे में तेल और मुसाफिरों को लेकर इसने फिर उड़ान भरी और अब हमारी मंजिल रियाज थी। इस दौर में सऊदी अरब की तामीर ज़ोरों पर थी। हर रोज़ सैकड़ों गैर मुल्की, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों और खुसूसन पठानों की थी, सऊदी अरब की तामीर में हिस्सा लेने के लिए वहाँ जा रहे थे। सऊदी अब बहुत होशियार और समझदार हो चुके हैं। इन दिनों इतने कदीम रवाज के मुताबिक हर आने वाले गैर मुल्की की ज़बान कही हुई बातों को दुरुस्त समझते थे। सऊदी एयरपोर्ट्स पर चेकिंग भी बराए नाम होती थी। सऊदी अरब को अरबी के सिवा कोई दूसरी ज़बान समझ में नहीं आती थी और आने वालों की हालत ये थी कि मगरबी ममालिक की बात तो दूर की है, पाकिस्तान और भारतीय मुसलमान भी अरबी ज़बान से इतने ही नाबलद थे जितने के गैर मुस्लिम ज़बान से नाआशनाई भी कस्टम वालों से बचने की एक वजह थी। पठान खाने और पानी के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन नस्वार और चर्स के बगैर नहीं, और इन दोनों का सऊदी अरब में दाखिला ममनू था। पठानों ने पेशावरी चप्पल के तले को दोहरी तह के दरमियान चर्स और नस्वार लानी शुरू की। वो तो एक बार एक पठान की जिसने अपने सूटकेस में पेशावरी चप्पलों के जोड़े के अलावा पहनी हुई चप्पल में भी चर्स छुपा रखी थी। कस्टम से गुजरते वक्त इसकी चप्पल का एक तला खुल गया, चर्स फर्श पर गिरी और सारे हाल में इसकी बदबू फैल गई। इस वाक़े के बाद से अब तक सऊदी कस्टम वाले किसी भी पेशावरी चप्पल को
इस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक इसे चाकू से काट कर अपनी तसल्ली न कर लें। रियाज एयरपोर्ट से निकलकर हमने 3 टैक्सियां लीं और शाहराह सित्तीन के शुरू में ही बने पेट्रोल पंप पर गए। मैंने एयरपोर्ट से ही उमर के नुमाइंदे को फ़ोन करके अपनी आमद की इत्तला दे दी थी और इसने हमें इस पेट्रोल पंप पर आने का कहा था। हम वहां पहुंचे तो वो हमारे इंतज़ार में था। मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठ गया और वो हमें होटल इंटरकॉन्टिनेंटल नेशनल में ले गया जहां हम सब ने क़याम करना था। उमर का नुमाइंदा अब्दुल खालिक भारती था और रियाज में इसके कपड़े की 2 दुकानें थीं। हम बैंकॉक से 9 बजे सुबह के रवाना हुए, रात 2 बजे रियाज पहुंचे थे। अब्दुल खालिक ने अगले रोज़ बाद दोपहर मुझे असला ला कर देने का वादा किया और इसके जाने के बाद हम मुसलसल हवाई सफ़र की थकान से चूर एयर कंडीशनर कमरों की आरामदेह बिस्तरों में जो घुसे तो दूसरे रोज़ दोपहर 12 बजे तक सोते ही रहे। बाद दोपहर अब्दुल खालिक हस्बे वादा आ गया। इसके साथ 2 बड़े सूटकेस थे जिनमें 14 रिवाल्वर और पिस्टल, खासी तादाद में इनकी गोलियां और 32 दस्ती बम थे। इसके मशवरे से हमने सूबे अल कसीम के दारुल हुकूमत ब्रीदा बजरिया सड़क जाने का प्रोग्राम बनाया। अब्दुल खालिक ने ही हमें बताया कि ब्रीदा शहर सऊदी अरब का बहुत बड़ा मजहबी मरकज़ है और वहाँ और इस सूबे के शहर अल रस और गज़ा में चाहे कोई गैर मुल्की मगरबी औरत ही क्यों ना हो, बगैर बुरके के नहीं जा सकती। मज़ीद 12 इन शहरों में कोई रिहायशी होटल नहीं है। सपना और महा के लिए बुरका तो इसने मुहैया कर दिया और मुझे कहा कि इन शहरों में टैक्सी सर्विस भी नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि हम रियाज से ही गाड़ियाँ ख़रीद लें। हमने इसके साथ जाकर 4 टोयोटा कर्सीडा नई गाड़ियाँ 18,000 रियाल फ़ी गाड़ी के हिसाब से ख़रीद लीं। इस वक्त की पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक हमें हर गाड़ी सिर्फ 62,000 रुपये में पड़ी। एक दिन में ही हमें इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटें अब्दुल खालिक ने बनवा कर ला दी। अब्दुल खालिक ने ही अपने ज़राए से मेरे कर्नल मुजम्मल, इमरान, कैसर, करीम, जेसीओ मुनसिफ और रज़ी के लिए 7 जाली ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिए। उमर का कारिंदा होने की वजह से वो भी गैर कानूनी कामों का माहिर था। इसने हंसते हुए बताया कि रियाज में जाली पासपोर्ट तो मामूली बात है, दुनिया के हर मुल्क के जाली पासपोर्ट और वीज़े भी मिलते हैं और ये काम पाकिस्तानियों का एक गिरोह कर रहा है। ब्रीदा में हमारी रिहाइश का इसने ये इंतज़ाम किया कि एक 9 कमरों का मकान ब्रीदा में अपने एक दोस्त की वसातत से किराए पर ले लिया, 4,000 रियाल माहवार किराए पर। यह मकान हमारे लिए बहुत मौजू था। अब सवाल था खाना तैयार करने का, तो माहा और सपना ने इसकी जिम्मेदारी उठा ली। दोनों फौजी सिपाही घर की देखभाल और सौदा सलफ लाने के लिए तैयार थे। ब्रीदा रियाज से 450 किलोमीटर के फासले पर था। मौजूदा शाहराहों इन दिनों ज़ेरे तामीर थी। अब्दुल खालिक के दोस्त ने हमें ब्रीदा शहर के पोश इलाके में गवर्नर प्रिंस अब्दुल्ला के दामाद के करीबी टेलीविज़न स्टेशन के बिल्कुल साथ बने सुर्ख और सफ़ेद घर पर मिलना था, क्योंकि यही वसी और अरीज़ मकान हमारे लिए किराए पर लिया गया था। रियाज में इन इंतज़ामात में हमारे 5 रोज़ सर्फ हो गए और छठे रोज़ अलल सुबह हम ब्रीदा जाने वाली सड़क पर रवाना हुए। ये 4 गाड़ियाँ मैंने उमर के दिए हुए ट्रैवल चेक्स के ज़रिए ख़रीदी थी। सड़क के ज़ेरे तामीर होने और लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ियों और सड़क पर बाएं के बजाय दाएं जानिब ट्रैफिक चलने की वजह से हमने 370 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय किया। हमारी अमराई औरतों ने बुरके ओढ़ रखे थे और माह सारे सफ़र के दौरान चर्च के सिगरेट फूंकती रही। टीवी स्टेशन के साथ ही सुर्ख और सफ़ेद घर हमें जल्द ही मिल गया, जहां औरंगज़ेब हमारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हमारी रवानगी के फ़ौरन बाद अब्दुल खालिक ने इसे टेलीफोन पर बता दिया था कि घर के सारे कमरे एयर कंडीशन थे। हमने एक एक कमरे में 2-2 साथियों को ठहराया। मेरे साथ कर्नल मुजम्मल का बेड था। औरंगज़ेब को हमने सामान और खुर्दोनोश, बर्तनों और दीगर ज़रूरी अशिया की लिस्ट बना कर दी
اور 2 گھنٹے میں اورنگزیب نے ہمیں ضرورت کا سب سامان لا کر دے دیا۔ میں یہاں یہ قارئین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے سعودی عرب کے کچھ حالات تحریر کر رہا ہوں۔ عربیہ پہلے سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان ترکی میں رہتا تھا۔ تمام اسلامی ممالک سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے۔ برطانیہ، جس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، مسلمانوں کی اس مرکز کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے مشہور جاسوس کیپٹن لارنس، جس کے اوپر کئی مشہور فلمیں لارنس آف عربیہ بھی بن چکی ہیں، نے عربی سیکھی اور جب روانی سے عربی بولنے لگ گیا تو عربیوں کے بیس میں عربیہ میں جا کر مختلف قبائل کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید دوم کے خلاف اکسانے میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ ان قبائل نے مرکز کے خلاف بغاوت کر کے سرکاری تصنیبات اور واحد ریلوے لائن کی کئی جگہوں سے اکھاڑ کر مرکز سے عربیہ کا رابطہ ختم کر دیا۔ ترکی، جو پہلی جنگ عظیم 1918 اور 1914 میں جرمنی کے ساتھ شامل تھا، شکست کھا کر اس حد تک کمزور ہو چکا تھا کہ عربیہ کا دفاع نہ کر سکا۔ شریف مکہ، اردن کے موجودہ بادشاہ کا پردادا کو انگریزوں نے بے دخل کر کے اردن کے علاقے دے دیے اور عربیہ پر سلطنت ہاشمیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سارا عرب اس وقت مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا جو اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں برسر پیکار تھے۔ اس وقت کویت کا ایک مہم جو عبدالعزیز صرف 140 گھوڑوں کے ساتھ عربیہ میں داخل ہوا، زلف جو ریاض اور بریدہ کے درمیان میں ہے کہ قبائل سے عبدالعزیز کی پہلی جنگ ہوئی اور قبائل کے سردار کو ہلاک کر کے عبدالعزیز نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی اور پھر زلفی کے قبائل کے ساتھ مل کر الرسا غزہ مجمع کے قبائل کو یکے بعد دیگر شکست دے کر ہر قبائل کے سردار کی بیٹی یا بیوی سے نکاح کرتا گیا۔ شکست خور قبیلے ان شادیوں کی وجہ سے عبدالعزیز کا ساتھ دیتے گئے۔ 5ویں شادی سے پہلے وہ کسی سابقہ بیوی کو طلاق دے دیتا اور یوں تھوڑے ہی عرصے میں سارے عربیہ پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اپنے دوستوں اور رہبر عبدالوہاب کے کہنے پر اس نے سارے ملک میں وہابیت کو رائج کیا اور ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب سعودی عربیہ دنیا اور حکومت کے تمام آمدنی حاجیوں اور عمرہ کرنے والے غیر ملکیوں سے خدمت کے نام پر ٹیکس کی وصولی ہوتی تھی۔ بحری قزاقی بھی ان دنوں عروج پر تھی اور ایران اپنے حاجیوں کی حفاظت کے لیے سالانہ 3 لاکھ ریال سعودی حکومت کو دیتا تھا۔ 40 کی دہائی میں سعودی عرب میں پیٹرول نکل آیا اور یہ غریب ترین ملک دنیا کے انتہائی دولت مند ملکوں میں شمار ہونے لگا۔ شاہ عبدالعزیز 80 سے زیادہ لڑکے اور لگ بھگ اسی تعداد میں بیٹیاں تھیں۔ موجودہ شاہ فہد، پرنس عبداللہ، پرنس ماجد، پرنس سلطان اور سابقہ شاہ خالد، شاہ فہد اور شاہ سعود سب شاہ عبدالعزیز کے لڑکے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے ایک قانون یہ بنایا کہ اس کی اولاد میں سے جو بھی بادشاہ بنے، اس کے بعد اس کی اولاد نہیں بلکہ بھائی کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ رائل کونسل نے بادشاہ اور ولی عہد کا انتخاب کرتی ہے، اس لیے شاہ فہد کا ولی عہد شہزادہ عبداللہ ہے۔ 80 سے زیادہ بیٹیوں کی اولاد اور داماد سے اب حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب میں ہر چوتھی موٹر پر شاہی نشان کی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں شاہ عبدالعزیز کے پوتے پوتیاں اور پڑپوتے وغیرہ ہیں، جن کے وظائف کم ہوتے ہوتے صرف 3-4 ہزار ریال ماہوار تک رہ گئے ہیں۔ اندرونی طور پر اس شاہی خاندان میں بڑی ٹوٹ پھوٹ پڑ چکی ہے، مشکل سے سنبھالا جا رہا ہے۔ دشمن اسلام چاہتے ہیں کہ اس خاندان کا شجرہ بکھر جائے تاکہ سعودی عرب پر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ سوائے شام کے پاکستان کی ہر طرح سے مدد کر رہے تھے جو ان پاکستان دشمن ممالک کو کھٹکتی تھی۔
اور ان کے ایجنٹ ان ممالک میں اپنا اعتماد جما کر